जय हिंद दोस्तों, संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति की शक्ति की चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति का विधायी शक्ति, राष्ट्रपति का वित्तीय शक्ति, राष्ट्रपति का जो सैन्य शक्ति होता है उसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया है। राष्ट्रपति के पास अन्य बहुत सारी शक्तियां होती है, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। राष्ट्रपति के पास शिक्षा संबंधी भी शक्ति होती है। देखिए, जो राष्ट्रपति होता है उसको बहुत सारी शक्ति दी जाती है। उसी शक्ति में से एक शक्ति आता है आपका शिक्षा, यानी कि उसे एजुकेशनल पावर भी है। आप लोग देखे भी होंगे कि जो हम लोग का सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है उसका जो चांसलर होता है यानी कि कुलाधिपति, वो राष्ट्रपति को बनाया जाता है। अब आप ही सोचिए ना कि भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो बहुत है, राष्ट्रपति इतना क्लियर है कि हर यूनिवर्सिटी में जा बैठेंगे, इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति साहब आप यूनिवर्सिटी मत जाइएगा, आपके स्थान पर हम आपको आपके स्थान पर वाइस चांसलर को बना देंगे, यानी कि कुलपति को वहां पर बैठा देंगे और वो टुकुर टुकुर चुपचाप बैठ के यूनिवर्सिटी के बारे में जांचेगा परखेगा। यानी कि जो हम लोग का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति कौन होता है, तो राष्ट्रपति साहब होते हैं। और पूछेगा कि वाइस चांसलर यानी कि कुलपति भी होते हैं। कुलपति का काम क्या होता है, यूनिवर्सिटी का मेंटेनेंस करना। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो हम लोग का सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है उसमें बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्टेक्ट सीधे राष्ट्रपति से होता है। लेकिन वहीं पर आप देखे होंगे कि स्टेट यूनिवर्सिटी, उसका जो चांसलर कौन होता है भैया, तो राज्यपाल होता है और उसका भी वाइस चांसलर होता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट किसके अंडर में आता है, तो भैया राज्यपाल के अंडर में आता है। इसीलिए स्टेट यूनिवर्सिटी होता है उसमें उतना बढ़िया ढंग से पढ़ाई नहीं होता है जितना कि अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है। आप लोग देखेंगे कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी होता है ना उसमें कौन जाके वीसी के धमका देता है, लेकिन आप कभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में घुसकर उसके वीसी को नहीं धमका सकते। काहे भैया, काहे कि एक पहुंच राष्ट्रपति लगे है तुरंत कांड कर देगा। इसलिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है उसमें बढ़िया पढ़ाई होता है, उसके पास पैसा ज्यादा है, पहुंच ज्यादा है, मतलब हर चीज के पास ज्यादा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास। और आप लोग देखे होंगे कि जो गोल्ड मेडल मिलता है उसका अधिकार वाइस चांसलर को नहीं दिया गया है, यानी कि वाइस चांसलर गोल्ड मेडल नहीं देंगे तो कौन देगा भैया, तो चांसलर यानी कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो गोल्ड मेडल को देंगे। अब राष्ट्रपति इतना क्लियर है कि हर चीज ये में जाके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको जाके गोल्ड मेडल बांटे। तो कभी कभी जो बड़ा बड़ा आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसमें जाकर राष्ट्रपति आपका गोल्ड मेडल देते हैं। यह होता है राष्ट्रपति का शिक्षा संबंधी आपका जो पावर है, यानी कि एजुकेशनल पावर था। यहीं पर आपका आता है राष्ट्रपति का विवेक का अधिकार शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति के पास कुछ अपना विवेक का प्रयोग करके विवेक अधिकार शक्ति है। यानी कि विवेक मतलब क्या होता है, बुद्धि, यानी कि राष्ट्रपति के पास अपना बुद्धि का पावर है। यहाँ पर कौन संविधान नहीं काम करता है, राष्ट्रपति का दिमाग काम करता है। राष्ट्रपति का दिमाग देगा, सोचेगा, वही काम करेगा। यानी कि यहाँ पर कोई संविधान नियम कानून काम नहीं करता है, यहाँ पर राष्ट्रपति का सिर्फ माइंड काम करता है। इसी को हम विवेकाधिकार शक्ति कहते हैं। अब आप कहेंगे कि राष्ट्रपति का दिमाग क्या काम करेगा, उसको समझते हैं। देखिए, देश चलाने के लिए क्या होता है भैया, तो संसद होता है। संसद में कितने कमरे, 2 कमरे, लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि संसद के 2 सदन, एक हो जाएगा लोकसभा और एक हो जाएगा राज्यसभा। हम आपसे पूछेंगे कि लोकसभा में कितना सीट, तो भैया 545 सीट। राज्यसभा में कितना सीट, तो 245 सीट। अब देखिए, लोकसभा में पीएम बनाने के लिए हमको बहुमत चाहिए। बहुमत मतलब विश्वास मत, यानी कि यहाँ पर हमको विश्वास होना चाहिए कि नहीं रे भैया इसके पास कुछ मत ऐसा है कि यह पीएम बना सकता है, यानी कि इसके पास विशेष मत है, मतलब विश्वास लायक मत है कि यह पीएम बना सकता है। अब देखिए, हमको लोकसभा में पीएम बनाने के लिए 273 सीट की जरूरत पड़ती है, यानी कि कुल सीट का 273 सीट हमारे पास होना चाहिए, यानी कि 50%। अरे 545 का 50% कितना होगा, 272। तो भैया आदमी तो आधा नहीं होगा, इसलिए 273 मान लेते हैं। यानी कि हमको लोकसभा में पीएम बनाने के लिए 50% सीट, यानी कि 273 सीट का होना एकदम जरूरी है। बहुमत नहीं रहेगा आप सरकार नहीं बना पाएंगे। लेकिन यदि आप ही सोचिए कि मान लीजिए कोई पार्टी है उसके पास 200 सीट है, कोई दूसरा पार्टी है उसके पास 100 सीट है, कोई तीसरा पार्टी है भैया उसके पास 70 सीट है। पार्टियों की संख्या इंडिया में बहुत ज़्यादा है, उसको हम आगे पढ़ाएंगे। अब मान लीजिए, अब आप देखिए कि इसमें किसी के पास 273 सीट नहीं है,
यानी कि बहुमत किसी के पास भी नहीं है। जब लोकसभा में किसी के पास भी बहुमत नहीं होता है तो इस स्थिति को हम त्रिशंकु बोलते हैं, यानी कि लोकसभा त्रिशंकु हो गया। भैया यदि बहुमत यहाँ पर रहता, बहुमत बोले तो 273 सीट यहाँ पर रहता तो राष्ट्रपति के मूडी पर संविधान रहता है, उनका संविधान माने संविधान के निर्देश के अनुसार काम करना था। लेकिन भैया यहाँ पर 273 है ही नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति फ्री। अब कहेंगे हमारा पावर देखोगे, राष्ट्रपति का पावर। अब आप ही सोचिए कि इसमें सरकार किसका बनेगा। अब सोचिए सोचिए सरकार देखिए, अब यहाँ बात फंस जाता है कि रे भैया अगर बहुमत रहता तो भैया जिसके पास बहुमत रहता उसका सरकार बन जाता है, लेकिन यहाँ बहुमत नहीं है, लोकसभा त्रिशंकु हो गया है। अब राष्ट्रपति के माइंड पर डिपेंड करता है कि किसको सरकार बनाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि रे भैया एक के पास ज्यादा है, लग रहा है राष्ट्रपति इसी को बनाएंगे। नहीं, यह राष्ट्रपति के माइंड पर डिपेंड करता है। कहेंगे मन करेगा राष्ट्रपति को, कहेंगे ई वाला तुमको पीएम बना दे रहे हैं, ई वाला एकदम खुश, रे भैया पीएम बन गया, पीएम बन गया। तो राष्ट्रपति कहेंगे ढेर मत खुश हो, हम तुमको 30 दिन के लिए पीएम बनाते हैं और तुम ई वाला 30 दिन के अंदर ना मतलब बहुमत सिद्ध कर देना, यानी कि 273 सीट को खरीद के लाना, नोच के लाना, लड़ झगड़ के कहीं से भी लाना, लेकिन तुमको 273 सीट 30 दिन के भीतर लाना है। अभी क्या करेगा, 30 दिन के अंदर ना गठबंधन करेगा। अब सरकार बहुमत की नहीं रह जाएगी, अब सरकार गठबंधन की हो जाएगी। ई वाला जाएगा ए के पास, कहेगा रे तू हमारे में गठबंधन करो। अब बताइए हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो फिर ये भी जाएगा बी वाला के पास, कहेगा बी वाला के पास रे हमसे गठबंधन करो। अब तो हो ही जाएगा भैया, 302 सीट होगा, आराम से हो जाएगा। यानी कि सरकार कौन कौन बना दिया, ए वाला बना दिया, बी वाला बना दिया और ई वाला। यानी कि देखिए 3 ठो पार्टी मिला और सरकार बना दिया। यानी कि अब सरकार बहुमत का नहीं रहा, अब सरकार गठबंधन का हो गया। यानी कि तीनों मिलके देश को आराम से लूटो, कोई दिक्कत नहीं है, लूटो लूटो लूटो। 3 को मिलके अब लूटेंगे सब। यहीं पर होता है करप्शन चालू। अब देखिए, अब राष्ट्रपति कहेंगे कि रे तुम तीनों ना मिल के इस बात को डिसाइड कर लो कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब कहेगा ई वाला, रे ई वाला कहेगा ए वाला से बी वाला से, रे चोट्टा हम प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कहेंगे सब काहे तू प्रधानमंत्री काहे बनेगा। तो कहेगा ई वाला हम ही राष्ट्रपति कहे तो बहुमत लाने के लिए हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तभी ए वाला कहेगा हाँ होशियार बन रहा है चुट्टा, हमारा लगे 200 वोट है, 200 सीट है, हम निकल जाएंगे, पार्टी टूट जाएगा तुम्हारा, ढेर मत बोलो, हम प्रधानमंत्री बोलेंगे। तो सहमति करेंगे सब कि तुम प्रधानमंत्री बन जाना, तुम वित्त मंत्री बन जाना, तुम होम मिनिस्ट्री बन जाना। यानी कि बड़ा बड़ा पद को ले लेंगे सब, अपने में बांट लेंगे सब और मिलके कायदे से देश को लूटेंगे सब। अब यहीं से चालू होता है करप्शन। अब देखिए करप्शन कैसे चालू होता है। अब मान लीजिए इसमें से अगर कोई भी निकलेगा, मान लीजिए बी वाला निकल गया, पार्टी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी कि पार्टी टूट जाएगा। आगे बताएंगे कि पार्टी बनता कैसे है और पार्टी टूटता कैसे है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार कैसे गिरा था। देखिए अब ये तीनों इंपॉर्टेंट है सब पार्टी बनाने के लिए। एक वो निकला, पार्टी टूट जाएगा। अब देखिए मान लीजिए ना ये वाला घोटाला कर लिया, तो ये दोनों कुछ नहीं बोलेंगे सब। काहे कि जानते हैं सब, हम इसको कुछ बोलेंगे ना ये निकल जाएगा कायदे से, पार्टी टूट जाएगा। तो मान लीजिए ए वाला घोटाला किया है, हम मुंह ताकेंगे सब, कहेंगे सब रे चोट्टा ये साल तू घोटाला किया है, अगले महीना हम घोटाला कर रहे हैं, अगले महीना हई घोटाला कर लेगा। तो हई चुपचाप देखेंगे सब, फिर हई बाकी रहेगा, फिर क्या करे चोट्टा ए और बी घोटाला किया है, हम बाकी रहेंगे, ये घोटाला करेगा। यानी कि अपने में घोटाला करते हैं सभी, किसी को मतलब एक दूसरे से कोई नहीं बोलता है। क्यों? गठबंधन की सरकार है, एगो निकला टूट गया पार्टी, यानी कि नहीं बोलेंगे सब, या कहा जाएगा गठबंधन की सरकार। यानी कि अब सरकार बहुमत की न रहकर गठबंधन की सरकार हो गई। कब? यदि 30 दिन के भीतर इसने विशेष बहुमत यानी कि 50% बहुमत को सिद्ध कर दिया, यानी कि 273 सीट को ला दिया, तो सरकार बना लेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, यदि 30 दिन के भीतर वो 273 सीट नहीं लाएगा तब क्या होगा महाराज। तो देखिए राष्ट्रपति कहते हैं कि देख बबुआ, तुम न 30 दिन के भीतर 273 सीट लिया लो तो प्रधानमंत्री बन जा, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि तू 30 दिन के भीतर नहीं सीट को लाया 273 सीट, तो तुम प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। हमको मन करेगा तो हम दूसरे को मौका भी दे सकते हैं, या चुनाव आयोग से करा के हम दोबारा निर्वाचन करा सकते हैं। यह तो हम लोग का राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति। देख रहे हैं, यह राष्ट्रपति के माइंड पर डिपेंड कर रहा है कि राष्ट्रपति किसको पीएम बनाएंगे। यानी कि यदि आपके पास बहुमत नहीं है, पूर्ण बहुमत मतलब 50% सीट नहीं है या 273 सीट नहीं है, तब भी आप पीएम बन सकते हैं। कितने दिन के लिए? तो भैया 30 दिन के लिए। कहेगा कि त्रिशंकु क्या होता है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि त्रिशंकु क्या होता है।
अब आप समझेंगे कि त्रिशंकु का होता है। तो देखिए, जब लोकसभा में बहुमत की सरकार नहीं होती है तो उसे हम त्रिशंकु कहते हैं। यानी कि लोकसभा जब त्रिशंकु हो जाएगा, कौन नियम कानून नहीं, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार लगेगा उस पर, यानी कि राष्ट्रपति का माइंड पर डिपेंड करेगा कि कौन के पीएम बनाया जाए। राष्ट्रपति का मन जिसको करेगा वो उसको पीएम बना देंगे और कहेंगे कि वो 30 दिन के भीतर बहुमत को सिद्ध कर दे। यानी कि यह था राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति। अगली जो राष्ट्र शक्ति आती है वो आपका हो जाएगा विशेषाधिकार, यानी कि राष्ट्रपति के पास स्पेशल पावर होता है। अरे भैया, स्पेशल पावर कौन चीज? देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के एकता, अखंडता और सुदृढ़ता के क्या होते हैं? प्रतीक होते हैं। वो देश का पहला सीनियर मतलब उन्हें देश का पहला सिटीजन माना जाता है, भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। इसके तहत उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं जो अन्य नागरिकों या अन्य हायरार्की पद पर आने वाले व्यक्ति को नहीं दी जाती है। आखिर वो विशेष अधिकार क्या है? देखिए, कहा गया है विशेष अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब मान लीजिए भैया, पहला उनको सिटीजन मान रहे हैं, देश के एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक मान रहे हैं, उन्हें क्या आप गिरफ्तार करेंगे? न्यायालय दौड़ाएंगे? कोर्ट कचहरी करेंगे? नहीं कर सकते हैं। आप राष्ट्रपति को गिरफ्तार कभी नहीं कर सकते हैं। और कहा गया है कि आप उन पर फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते हैं। यानी कि अब आप कहेंगे कि फौजदारी मुकदमा क्या होता है? तो देखिए, राष्ट्रपति किसी का मर्डर कर दिए हैं, रेप या अन्य केस उन पर आप नहीं कर सकते हैं। अरे भैया, केस चलाना तो बहुत दूर की बात है, आप उन पर केस भी नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर गड़बड़ हो गया। संविधान निर्माताओं ने कहा कि रे भैया, ये राष्ट्रपति के इतना पावर कि वो मर्डर का घूमता रहेगा, अगर कुछ नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा, ये राष्ट्रपति पूरा देश के काट देगा, खत्म कर देगा देश में। तो कहा गया क्या महाराज राष्ट्रपति, देखिए आप न जब तक पद पर रहेंगे न तब तक आप पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, लेकिन जैसे पद पर से उतरेंगे, यानी कि जैसे आपका राष्ट्रपति खत्म होगा, आपका राष्ट्रपति का शासन, वैसे आप पर फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है या आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि कहेगा कि यदि राष्ट्रपति अपने पद पर हैं तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं कर सकते हैं। क्या उन पर फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है? नहीं चला सकते हैं भैया। और देखिए, कहा गया है कि राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। अब ये दीवानी मुकदमा क्या होती है? यानी कि दीवानी का मतलब सिंपल बात समझिए ना, उन पर फाइन लगाया जा सकता है। मान लीजिए राष्ट्रपति किसी का जमीनी हड़प लिए, फाइन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या आपका हो जाएगा दीवानी मुकदमा। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए सर जी कि हम राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा लगा दे रहे हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मान लीजिए राष्ट्रपति किसी का मर्डर कर देना है और आप जा रहे हैं कोर्ट में, कोर्ट से लिखवा लिया है जज साहब से, कह रहे हैं महाराज जज साहब, और जो राष्ट्रपति है ना, ये हमारे घरवा के 2 लोग को काट दिए हैं, आप उनको सजा सुना दीजिए ना। तो जज साहब कहेंगे रे चोट्टा, कहीं के राष्ट्रपति का विशेष अधिकार तू नहीं जानता है। तो आदमी रिक्वेस्ट करेगा, ए महाराज वो राष्ट्रपति है, उसे कहा आप सजा सुनाइए ना। तो जज साहब कहेंगे रे पगला, लिख देगा राष्ट्रपति, जज साहब लिख देंगे कि राष्ट्रपति को 10 साल का कठोर कारावास दिया जाए। राष्ट्रपति कहेगा रे चोट्टा, तो हमारे खिलाफ सजा लिखवा के लाया है, कोनो दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 अधिकार देता है कि वो अपने सजा को माफ कर सकता है। यानी कि आप दिन भर कोर्ट कचहरी दौड़िए और उसके खिलाफ आप सजा को लिखवा कर लाइए और राष्ट्रपति एक को सेकंड नहीं लाएगा, अनुच्छेद 72 का प्रयोग करेगा, अपना सजा माफ कर लेगा। यानी कि देख रहे हैं ना, यह है आपका राष्ट्रपति का विशेष अधिकार, यानी कि राष्ट्रपति को विशेष पावर दिया जाता है। ये पावर कब तक रहेगा? जब तक राष्ट्रपति पद पर हैं, पद पर से उतरेंगे उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उन पर भी फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है, दीवानी मुकदमा तो चलबे करता है। अगला जो शक्ति आता है वो आपका हो जाएगा न्यायिक शक्ति। देखिए, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति 5 प्रकार के सजाओं को माफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति बाध्य है। कहा गया है कि राष्ट्रपति 5 प्रकार के सजा को माफ कर सकते हैं, लेकिन इन 5 प्रकार के सजा में किसी भी सजा को माफ करने से पहले वह मंत्रिमंडल का सलाह जरूर लेंगे। यानी कि मंत्रिमंडल से पूछेंगे कि हई सजा को माफ कर दे मोदी जी, तो मोदी जी कहेंगे माफ कर दीजिए, तो माफ कर देंगे। यानी कि मंत्रिमंडल से सलाह लेना एकदम जरूरी होता है। वो 5 प्रकार के सजा कौन से होता है ये समझते। देखिए, पहला कहा गया क्षमा, यानी कि जब राष्ट्रपति किसी के सजा को पूरी तरह से माफ कर देते हैं तो उसे हम क्षमा कहते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि यह अपराधी है, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा कि यह जालिम है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे 20 साल का जेल दे दो, 10 साल का इसे जेल कर दो, और वो चल जाएगा राष्ट्रपति के साहब के पास, कहे कि महाराज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये हमको 10 साल का जेल दे दिया है। राष्ट्रपति कहेंगे क्या किए थे तुम? आते हो के पैर तोड़ दिए थे, हो के गला काट दिए थे। कहेंगे भाई चोट्टा, कहेंगे हम तुमको बचा लेंगे, क्या कर देंगे? उसके सजा को क्षमा कर देंगे। यानी कि
क्षमा कर देंगे ना तो वो आदमी पर जो भी केस चल रहा था उसको रद्द कर दिया जाएगा, कैसन जेल कैसन जमानत सब खत्म, यानी कि वो आदमी अब नॉर्मल हो जाएगा, सिंपल घूमेगा, हम लोग के जैसा कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब राष्ट्रपति किसी के सजा को पूरी तरह से माफ कर देते हो तो उसे हम क्षमा करते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति अपने मन नहीं करेंगे क्षमा कर देंगे, किसी को नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको मंत्रिमंडल का सलाह लेना एकदम जरूरी है। मंत्रिमंडल से पूछेंगे मोदी जी ये आदमी आया है, ये कह रहा है कि वो गला काटे हैं, वो के पैर तोड़े हैं, माफ कर दिया जाए, तो मोदी जी की मर्जी में आए तो कहेंगे माफ कर दो, नहीं तो कहेंगे चोट्टा को दे दो फांसी चल जाए। यानी कि वो मंत्रिमंडल की इच्छा पर निर्भर करता है। अगला जो आता है आपका लघुकरण। अब आप कहेंगे कि लघुकरण क्या होता है? देखिए लघुकरण में कहा गया है कि राष्ट्रपति न सजा के प्रकृति को बदल सकते हैं लेकिन समय में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए इसको एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए हमको 10 साल का यानी कि कठोर कारावास हो गया, यानी कि हमको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये सर जो हैं जो दोषी हैं इनको 10 साल का कठोर कारावास दे दिया जाए। और समझिए इसमें समय कितना है भैया? तो 10 साल है, और प्रकृति क्या है? कठोर है, यानी कि हमको 10 साल का कठोर सजा दिया जाएगा। अब हम राष्ट्रपति साहब के पास जाएंगे, ए महाराज हमको क्षमा कर दीजिए। राष्ट्रपति साहब पूछेंगे कि क्या किए हो तुम? अच्छा 2 आदमी के मर्डर करके आए हैं। तो राष्ट्रपति कहेंगे मंत्रिमंडल से, ए मोदी जी हई जो आए हैं ना 2 मर्डर करके आए हैं तो इनको क्षमा कर दिया जाए। मोदी जी कहेंगे पगलाए हैं क्या? क्षमा करेंगे आप? पगलाए हैं, इनको लघुकरण कर दीजिए। यानी कि हमको 10 साल का जो कठोर कारावास हुआ है ना इसका प्रकृति आप बदल दीजिए, समय सेम रखिएगा, इनको 10 साल का 10 साल रहेगा, लेकिन इनका जो कठोर सजा हुआ है ना इनको साधारण कारावास में बदल दीजिए। देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ प्रकृति को परिवर्तन किया गया। प्रकृति बोले तो कठोर था तो कठोर को साधारण में बदल दिया गया, लेकिन क्या समय के साथ कोई खिलवाड़ किया गया? कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। 10 साल है तो 10 साल रहेगा। यानी कि लघुकरण में सिर्फ प्रकृति को बदला जाता है, समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। यानी कि आप 10 साल का जो कठोर कारावास था ना उसको 10 साल के साधारण कारावास में बदल दीजिए। क्षमा में क्या किया गया? सजा को पूरी तरह से माफ कर दिया गया। लघुकरण में क्या किया गया? तो सजा के प्रकृति को नहीं बदला गया। यानी कि देखिए जो समय था उसमें छेड़छाड़ नहीं किया गया, लेकिन प्रकृति को बदल दिया गया। कठोर कारावास था साधारण कारावास में बदल दिया गया। यानी कि आपका हो जाएगा लघुकरण। तीसरा जो होता है परिहार जो होता है वो सेम टू सेम लघुकरण के जैसा होता है, लेकिन ये लघुकरण के उल्टा होता है। अब आप कहेंगे ई क्या बतिया नहीं है? देखिए यहाँ पर समय के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर समय के साथ छेड़छाड़ होगा। किसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगा? तो प्रकृति के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं होगा। देखिए यहाँ पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुआ है, समय के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, समय के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा। यानी कि समय को घटा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और भयंकर अपराध कर दिया है, राष्ट्रपति के पास जा रहा है, ए महाराज हमको बचा लीजिए। तो राष्ट्रपति कहेंगे तोरा के हम क्षमा नहीं करेंगे और न ही लघुकरण करेंगे, हम तुमको परिहार कर दे रहे हैं। मतलब यदि उस व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास हुआ है ना, यानी कि आप कठोर को कठोर रखिए, उसके प्रकृति में आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन समय में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि 10 साल का कठोर कारावास को आप 5 साल में बदल दीजिए, लेकिन कठोर का वो कठोर कारावास में रहेगा। यानी कि इसमें प्रकृति के साथ जो कोई छेड़छाड़ नहीं, समय को आप घटा दीजिए, 10 साल का था तो 5 साल कर दीजिए, कठोर का कठोर ही रहने दीजिए। यह है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। 3 ठो देखिए, पहला में क्या कहा गया? क्षमा में मतलब राष्ट्रपति जब सजा को पूरी तरह से माफ कर देते हो तो उसे हम क्षमा कहते हैं। दूसरा आपका जगह लघुकरण में क्या कहा गया? प्रकृति में परिवर्तन होगा, समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिहार में क्या कहा गया? प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समय को घटाया जा सकता है। यह था आपका राष्ट्रपति का परिहार। अगला आपका आता है विराम। अब ये विराम क्या होता है? देखिए कहा गया है कि मान लीजिए यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई भी कोर्ट किसी व्यक्ति को सजा सुना देती है, तो कहा गया है कि मान लीजिए व्यक्ति को सजा सुना दिया और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कह दिया कि महाराज ये आदमी को ना 10 साल का कठोर कारावास दे दीजिए। अब पता चला वो आदमी को जेल में लाया जा रहा है, लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, हेल्थ तो सही है ही नहीं है उसका, पता चला टाइफाइड हो गया। तो भैया टाइफाइड इतना जल्दी ठीक थोड़ी ना हो गया, चाहे कोरोना हो गया। तो क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो उस व्यक्ति को सजा को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। जब तक कब तक? जब तक उसका स्वास्थ्य ठीक न हो जाए। देखिए उसे जेल में ही रखा जाएगा। अब भैया
10 साल का कठोर कारावास हुआ है। कठोर कारावास में क्या होता है, पत्थर तोड़वाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत होता है, तो भैया उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप उसे मेहनत कैसे करा सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है विराम के तहत कि वह उसे जेल में ही रखा जाएगा, लेकिन उसे मेडिकल सुविधा दी जाएगी, अन्य मतलब बहुत सारी फैसिलिटी दी जाएगी ताकि वह उसका मतलब जो सेहत है वह ठीक हो सके। और जैसे ही उसका सेहत ठीक होगा उसे वही सजा दे दी जाएगी जो सजा को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया था। यानी कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह कैदी को कुछ समय के लिए सजा को रोक सकता है। अगला जो आता है प्रविलंबन, यह स्पेशली फांसी के सजा के लिए बनाया गया है। कहा गया है प्रविलंबन के तहत कि यदि किसी व्यक्ति का फांसी हो जाता है तो राष्ट्रपति उसके फांसी को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, इसी को हम प्रविलंबन कहते हैं। यह खास तौर पर फांसी लगने वाले व्यक्ति पर लागू होता है, ताकि यह ऐसा इसलिए किया जाता है, देखिए कई बार अपराध जो होता है ना वो जानबूझकर नहीं बल्कि मतलब अनजाने में हो जाता है अपराध। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है उससे अपराध हो गया और भयंकर अपराध हो गया कोई, और सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया कि इसको फांसी दे दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, फांसी दे दिया जाए। अब भैया सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए उसको 2 तारीख को कहते 2 तारीख को फैसला सुना रहा है कि मान लीजिए आज 2 तारीख है, मैं सुप्रीम कोर्ट कहता हूँ कि इस व्यक्ति को 10 तारीख को फांसी दे दिया जाएगा, यानी कि अब गड़बड़ा गया भैया उसको कुछ टाइम दीजिए। तो बीच में टाइम दिया है, इस बीच में टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि जो बीच का जो टाइम है इस टाइम में जाकर राष्ट्रपति के पास वह व्यक्ति दया याचिका कर सके। जैसे आप लोग शबनम का केस में देखे होंगे कि उसका जो बेटा था वह राष्ट्रपति के पास जाकर दया याचिका किया था कि आप मेरे माँ को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि भैया टाइम दिया जाता है परिविलंबन करने के लिए। आप राष्ट्रपति से जाइए और बोलिए कि देखिए महाराज हमसे गलती हो गया है, हम यह अपराध करने वाला नहीं थे लेकिन परिस्थिति ने हमसे अपराध करा दिया, आप अपना सफाई दीजिए। तो राष्ट्रपति साहब को समझ में आएगा तो वो आपका पूछेंगे मंत्रालय से कि इसको माफ कर दिया जाए। यदि मंत्रालय ने कहा कि माफ कर दिया जाए तो राष्ट्रपति आपके सजा को फांसी को कुछ समय के लिए रोक देंगे। यानी कि देखे होंगे आप शबनम बानो के केस में, देखिए यह जो आपका था ना प्रविलंबन, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी हो गया और पता चला है कि वो राष्ट्रपति के पास जा रहा है और राष्ट्रपति पता चला है कि विदेश दौरे पर निकले हैं, तो राष्ट्रपति के पास सुन कर गए महाराज और जो सुप्रीम कोर्ट का नया जज है ना वो हमको फांसी दे दिया है, कह रहा है कि 10 तारीख को आपका फांसी हो जाएगा। अब क्या होगा, आप तो 12 तारीख के लौट के आएंगे, गड़बड़ा जाएगा। तो कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति विदेश दौरे पर हैं तब आप किसी को फांसी नहीं दे सकते हैं। भले से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने डेट को मुकर्रर कर दिया है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति विदेश से भारत नहीं आते, उनका हस्ताक्षर नहीं होता, तब तक आप किसी के व्यक्ति को भी फांसी नहीं दे सकते हैं। यह है राष्ट्रपति का प्रविलंबन शक्ति। देखिए हम लोगों ने राष्ट्रपति का न्यायिक शक्ति को देख लिया। जिस तरह देश के लिए सबसे बड़ा नागरिक कौन होता है, तो भैया राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह राज्य के लिए आपका राज्यपाल होते हैं। जिस प्रकार अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को सजा माफ करने का अधिकार दिया गया है, उसी तरह अनुच्छेद 161 के तहत भी राज्यपाल सजाओं को माफ कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति फांसी के सजा को माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। अन्य मान लीजिए इनको भी अधिकार दिया जाएगा कि कुछ समय के लिए आप सजा को कम कर दीजिए, लघुकरण कर दीजिए, आप परिहार कर दीजिए, लेकिन आप राष्ट्रपति आप फांसी को माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। और देखिए हम लोग का कोर्ट क्या होता है भैया, सिविल कोर्ट होता है, और जो सेना का कोर्ट होता है वो मार्शल कोर्ट मार्शल होता है। तो कहा गया है जो राष्ट्रपति होते हैं वो सेना का जो कोर्ट है, मान लीजिए किसी सेना को उसी के कोर्ट ने सुना दिया कि इसे 10 साल का कठोर कारावास दिया जाए, तो राष्ट्रपति के पास आएगा, कहे कि महाराज हमको कोर्ट मार्शल ने 10 साल का कठोर कारावास दे दिया है, आप हमें बचा लीजिए। तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो कोर्ट मार्शल के सजा को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को यह सजा माफ करने का अधिकार नहीं दी जाती है। देखिए जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है ना, उसे सब पावर दिया जाता है, लेकिन वो सेना के जो सजा होता है उसको माफ नहीं कर सकता है। लेकिन जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसे सेना का कोर्ट माने सेना का कानून, मतलब जो सेना का कानून है या जो सेना का कोर्ट द्वारा सुनाया गया सजा है उसे माफ करने का अधिकार है। यह थी राष्ट्रपति का कुछ विशेष अधिकार है। इसके अलावा भी राष्ट्रपति की बहुत सारे मतलब उनके पास पावर है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ निरंतर बन रहे हैं, जल्दी हमारा हिस्ट्री का क्लास आ जाएगा। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।